Good morning, student. Today we will discuss about the population density. स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। पॉपुलेशन मीन सभी लोग जानते हैं जनसंख्या, और डेंसिटी मीन स्टूडेंट घनत्व। इसको बोलते हैं स्टूडेंट हिंदी में घनत्व। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? घनत्व। तो आज हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को जानने का कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं। ठीक है। इसके पहले मैंने स्टूडेंट इस पार्ट का दो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद इस थर्ड नंबर के वीडियो को देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया। स्टूडेंट, पॉपुलेशन डेंसिटी को यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करा है कि कैसे डिफाइन करेंगे। तो किसी एक पार्टिकुलर एरिया में स्टूडेंट नंबर ऑफ द पीपल, मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ पीपल, मतलब उस एरिया में जितने पीपल्स रहते हैं स्टूडेंट, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी बोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट जो है ना, एरिया फिक्स कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है स्टूडेंट? एरिया फिक्स 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। क्या है स्टूडेंट? चलिए हम आपको बता देते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, स्क्वायर तो सभी लोग समझते होंगे, 1 किलोमीटर लंबाई हो और 1 किलोमीटर इसका चौड़ाई हो, मतलब जिसका जो चारों भुजा स्टूडेंट बराबर होता है, जिसके चारों साइड्स बराबर होता है, हम इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितनी पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मान लीजिए कि 500 लोग रहते हैं ना, तो हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 500 है। अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मान लीजिए 200 पीपल्स रहते हैं, तो हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 200 है। समझ में आ गया होगा आपको, समझ, मैं उम्मीद करता हूँ कर है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया, मतलब किसी एक एरिया में, पार्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। उसको मैंने आपको बता दिया कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया लिया जाता है स्टूडेंट। इट इज़ अ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन पर स्क्वायर किलोमीटर और माइल, मतलब इसको नॉर्मली किस में एक्सप्रेस किया जाता है स्टूडेंट? पर स्क्वायर किलोमीटर और माइल, मतलब वही पर किलोमीटर स्क्वायर ले लीजिए या पर माइल ले लीजिए। तो आपको इसके अंदर जितने भी पॉपुलेशन होंगे उसको हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी है। फिर मैं एक बार बता दूं, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितनी पॉपुलेशन आपको मिलेगी स्टूडेंट, वह उसका पॉपुलेशन डेंसिटी होगा। Population density can be defined for a continent, country, state और region। स्टूडेंट, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग कई तरह से कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किसी करा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसी कंट्री का भी हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी किसी स्टेट का भी हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी किसी एरिया का वो भी हो सकता है, और पॉपुलेशन डेंसिटी स्टूडेंट किसी कॉन्टिनेंट का भी हो सकता है। जैसे अपना इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है स्टूडेंट 382 है। कितना है? 382। ये कंट्री का है, ठीक है। और आप देखोगे स्टूडेंट पॉपुलेशन डेंसिटी, आप बंगाल का देखो, बंगाल को, वेस्ट बंगाल का, तो 1100 के आसपास है। तो क्या है? ये स्टेट का हो गया, वेस्ट स्टेट का हो गया, ये आपका कंट्री का हो गया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हम कंट्रीज़ का भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट का भी कर सकते हैं, स्टेट का भी कर सकते हैं, रीजन का भी कर सकते हैं। तो किसी का भी पॉपुलेशन डेंसिटी हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, population density of India is 364 people for square kilometer as per the 2011 census। स्टूडेंट, यहाँ पे जो दिया हुआ है 364, ये आपका इस समय करेक्ट नहीं है। इस समय कितना है? 382 है। 2011 का ये लग रहा है प्रारंभिक डाटा का दे दिया हुआ है। फाइनल डाटा जो 2011 का सेंसस का जो आया था ना, उसमें कितना था? 382 था। तो 382 याद कर लीजिएगा आप लोग, और अपने बुक में यहाँ पे 364 की जगह पे कितना कर लीजिएगा? 382 कर लीजिएगा। ये अपने बुक में सुधार कर लीजिएगा। तो इंडिया का स्टूडेंट पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है 2011 के अकॉर्डिंग? 382 है। Whereas population density of Australia is less than 5 people per square किलोमीटर। वहीं पे स्टूडेंट देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया सोच लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के जो पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में पाए जाने वाले लोग कितने हैं? मात्र 5 है। तो उसका पॉपुलेशन डेंसिटी कितना कम है? बहुत ही ज़्यादा कम है।
1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 5 लोग रहते हैं, और अपने इंडिया में कितने लोग रहते हैं स्टूडेंट? 382 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 382 लोग। तो अब इंडिया का अगर और ऑस्ट्रेलिया का कंपेरिजन करेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसका ज़्यादा है, तो इंडिया का होगा। Population density varies due to climate, topography, soil, water and many other factors as discussed before। स्टूडेंट कह रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना डिपेंड करता है किस पे? तो फैक्टर्स पे। कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है, जहाँ की क्लाइमेट, सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी अच्छा होता है स्टूडेंट, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है? ज़्यादा रहती है। और जहाँ के क्लाइमेट, सॉइल फर्टिलिटी या टोपोग्राफी अच्छा नहीं होता, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है? कम रहती है। जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या किया है? पढ़ा है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो सिंपल समझिए कि स्टूडेंट जहाँ का क्लाइमेट, जहाँ का सॉइल फर्टिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी अच्छा होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। और जहाँ पे ये सारी चीज़ अच्छे नहीं होते हैं, क्लाइमेट बहुत ही हॉट या कोल्ड होता है, अनफर्टाइल सॉइल होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगा। तो स्वाभाविक है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए, इन द वर्ल्ड it is seen that approximately 90% of the population is living on 10% of the land surface। स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक डाटा बताने की कोशिश की जा रही है कि मान लीजिए स्टूडेंट 100% जो है ना पूरा अर्थ का क्या है? एरिया है, ठीक है, 100%। और मान लीजिए 100 लोग उस पूरे अर्थ पे रहें भी, तो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट मात्र 10% एरिया में, मात्र 10% एरिया में जो है ना पॉपुलेशन कितना रहता है? 90%। 90% लोग जो है ना मात्र 10% एरिया में लोग रहते हैं, जबकि 90% एरिया में मात्र कितने परसेंट लोग रहते हैं? 10%। अब सोच लीजिए यहाँ पे कि 90% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, 90% पॉपुलेशन वो मात्र 10% एरिया में रहती है। और आप इसको उल्टा करेंगे तो 10% जो पॉपुलेशन है वो 90% एरिया में क्या करती हैं? रहती हैं। तो कहीं ना कहीं इस 90% एरिया का जो क्लाइमेट होगा, जो सॉइल ऑफ फर्टिलिटी होगा, जो वाटर अवेलेबिलिटी होगा, ये स्टूडेंट बहुत ही टफ होगा, इसीलिए लोग यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते होंगे। और इस 10% एरिया में स्टूडेंट कहीं ना कहीं वाटर अवेलेबिलिटी बढ़िया होगा, सॉइल बढ़िया होगा, फर्टाइल सॉइल होगा, क्लाइमेट अच्छा होगा, यहाँ की टोपोग्राफी अच्छी होगी, इसीलिए यहाँ पे 10% एरिया में लगभग 90% क्या लोग क्या करते हैं? रहते हैं। सम रीजन्स आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड वाइल सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं स्टूडेंट कि कुछ एरिया जो ऐसा होता है जहाँ पे बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड होती है, मतलब बहुत ही घने लोग बसे होते हैं, बहुत पास पास लोग बसे होते हैं, ठीक है। और कुछ एरिया ऐसा भी होता है जो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड होता है, मतलब वहाँ पे बहुत दूर दूर लोग क्या होते हैं? बसे होते हैं। हम लोगों ने देख लिया इस चीज़ को। हर higher density of population is seen in South and Southeast Asia, यूरोप। स्टूडेंट जहाँ हायर डेंसिटी वाले पॉपुलेशन जो है ना, जहाँ पे मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है और यूरोप में देखने को मिलता है। यूरोप कॉन्टिनेंट आप जानते ही होंगे, और साउथ ईस्ट एशिया किसको बोलते हैं स्टूडेंट? ये इंडिया का पार्ट्स है ना। तो इधर जितने भी कंट्रीज है, यहाँ पे श्रीलंका है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, ये सारे कंट्रीज आपके साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। और ऊपर जो यूरोप वाला पार्ट्स है स्टूडेंट, यूरोप वाला पार्ट्स एशिया के बगल में, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को ज़्यादा मिलती है। इन नॉर्थ अमेरिका एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन आर जनरली लोकेटेड बिटवीन 20 डिग्री एंड 60 डिग्री नॉर्थ। स्टूडेंट जो नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट्स है ना, नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, आप नॉर्थ अमेरिका देखेंगे कॉन्टिनेंट, तो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट, कॉन्टिनेंट, तो उसके जो वहाँ पे जो दो लाइन है, जो आपका 20 डिग्री लेटीट्यूड और 60 डिग्री लेटीट्यूड, 60 डिग्री लेटीट्यूड, मतलब 20 डिग्री लेटीट्यूड से लेकर के 60 डिग्री का लेटीट्यूड के जो बीच का एरिया है ना, यहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। मतलब कॉन्टिनेंट के अगर देखा जाए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो 20 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ का जो एरिया है ना स्टूडेंट, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्या होती है?
पाई जाती है। आप इसको फैक्ट को लर्न कर लेंगे। दिस जोन हैज़ अ लार्ज लैंड मास एंड अ रिलेटिवली टेम्परेट क्लाइमेट। स्टूडेंट ये जो एरिया है ना, वहाँ पे लैंड मास जो है, लैंड मास मतलब भूमि ज़्यादा है, और ये किस क्लाइमेट में आता है स्टूडेंट? टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट मीन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा न रहता हो, नॉर्मल टेम्परेचर रहता हो, मॉडरेट टेम्परेचर रहता हो। तो स्वाभाविक है स्टूडेंट, कोई भी पर्सन जो है, अभी हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़े थे, तो जो पॉपुलेशन होती है वो मॉडरेट क्लाइमेट में ही रहना पसंद करती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहना पसंद नहीं करती है, ज़्यादा कोल्डनेस या ज़्यादा हॉटनेस दोनों में नहीं पसंद करती है। तो क्यों अमेरिका के 20 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ में पॉपुलेशन ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है? मॉडरेट है। वहाँ पे टेम्परेचर जो है टेम्परेट क्लाइमेट जैसा है। लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज सीन इन साइबेरिया, फिनलैंड, आइसलैंड, अमेजोन etc। आप सोच सकते हैं, सब में यहाँ पे है, आइसलैंड, अमेजोन, साइबेरिया, ये ऐसे एरिया है स्टूडेंट जहाँ पे कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट है ना, वहाँ पे रहने के लायक नहीं है। साइबेरिया आप सोच सकते हैं, साइबेरिया में अगर आप इस समय चले जाइए स्टूडेंट, और यूपी बिहार के हैं, तो आप वहाँ तुरंत जम जाएंगे, क्योंकि इस समय साइबेरिया में टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ही कम होगा। वहाँ पे फिनलैंड भी उसी के पास में है, आइसलैंड तो पूरा आइसी है, तो आप सोच सकते हैं। और अमेजन जो है स्टूडेंट, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल या बहुत ही थिक फॉरेस्ट है, उसके वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है? कम है। तो ये जो एरिया है साइबेरिया, फिनलैंड, आइसलैंड, अमेजोन, कहीं ना कहीं क्लाइमेट वहाँ का स्टूडेंट रहने के लायक नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन बहुत ही कम पाई जाती है, या पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे बहुत ही कम है। Low density areas are located in the high latitude regions, tropical deserts, high mountains and equatorial forest। स्टूडेंट अब यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है कि लो डेंसिटी कहाँ पे देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट लो डेंसिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हाई लेटीट्यूड रीजन्स में। जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है स्टूडेंट, तो ये आपका 0 डिग्री है, तो हाई लेटीट्यूड्स क्या हो जाएगा? यहाँ वाला पोर्शन हो जाएगा। ये वाला जो अर्थ का पार्ट्स होगा ना, ये हाई लेटीट्यूड्स होगा। तो आप जानते हो स्टूडेंट यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, और पोल पे जो है हमेशा क्या होता है? आइस जमा होता है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा कोल्डनेस होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रहेगी। एक तो ये हो गया। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, जितने भी स्टूडेंट ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, मान लीजिए इस एरिया में टीओसी, और टीओसी जो नीचे दे 23 हाफ एंड साउथ वाला जो पार्ट्स है, इसमें जितने भी डेजर्ट्स होगा स्टूडेंट, डेजर्ट्स रेगिस्तान होंगे, वहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा होगी, जिसके कारण यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है? कम पाई जाती है। इसके साथ साथ हाई माउंटेन्स एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। स्टूडेंट हाई माउंटेन्स, ये माउंटेन्स का पार्ट्स है, और यहाँ पे हाई माउंटेन का एरिया है, तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि क्या होगा? लोग यहाँ पे कम होंगे। क्यों लोग कम होंगे? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डेवलप नहीं हो पाएगा, यहाँ पे होम्स नहीं बन पाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया है? डिस्कशन किया। एक तो ये रीजन्स हो गया, और एक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। स्टूडेंट ये आपका इक्वेटर है, और इक्वेटर के आसपास जो भी फॉरेस्ट है, यहाँ आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है स्टूडेंट, लगभग 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में। तो यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ही ठीक है, बहुत ही घना फॉरेस्ट है, और बहुत ही घना फॉरेस्ट होने के कारण स्टूडेंट जो यहाँ पे मानव का निवास जो है बहुत कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेंजरस एनिमल्स होते हैं, डेंजरस स्नैक्स होते हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। तो कहाँ पे आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगा? तो आप हाई लेटीट्यूड्स में, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में, हाई माउंटेन्स और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में कम देखने को मिलेगा। जबकि जहाँ का क्लाइमेट नॉर्मल होगा, जहाँ की फर्टिलिटी जो होगी, सॉइल फर्टिलिटी होगी, ज़्यादा होगी, वहाँ पे पॉपुलेशन देखने को ज़्यादा मिलेगा। हम लोगों ने सब ये डिस्कशन कर लिया स्टूडेंट। चलिए अब इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड, कि कहाँ पे कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो यहाँ पे कंट्रीज का दिया हुआ है। सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटीज ऑफ कॉन्टिनेंट, कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट से दिया हुआ है कि किस कॉन्टिनेंट में कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। कॉन्टिनेंट है, कितने टोटल कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट? तो 7 कॉन्टिनेंट है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन? तो आप जानते हो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 7 है, यहाँ पे दिया हुआ भी है।
तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, अगर पूछा जाए कि किस कॉन्टिनेंट का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है सबसे ज़्यादा है, तो एशिया का है। कितना, किसका है स्टूडेंट? एशिया का। कितना है? तो 87 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यहाँ पे 87 लोग रहते हैं। सेकेंड है यूरोप का 69 पर स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड है स्टूडेंट आपका साउथ अमेरिका 20.8 पर स्क्वायर किलोमीटर। फोर्थ नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका 21 पर स्क्वायर किलोमीटर। अफ्रीका जो है आपका 30 पर स्क्वायर किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया जो आपका 3.6 पर स्क्वायर किलोमीटर है। और एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज 45 स्क्वायर किलोमीटर एवरेज है। यहाँ पे अंटार्कटिका का नहीं दिया हुआ क्योंकि अंटार्कटिका पे बहुत ही कम लोग होते हैं, वहाँ पे लोग नहीं पाए जाते हैं। तो 6 का यहाँ पे दिया हुआ है। आप इतना याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो आपका है ना एशिया का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितना है? 87। सेकेंड नंबर पे यूरोप का है 69। फर्स्ट नंबर आपका एशिया हो गया, सेकेंड नंबर आपका यूरोप हो गया, थर्ड नंबर आपका हो जाएगा स्टूडेंट अफ्रीका। थर्ड नंबर आपका किसका है? अफ्रीका का है। फोर्थ नंबर आपका हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका का, और फिफ्थ नंबर आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका का, और सिक्स नंबर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। मतलब सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपका एशिया का है, और सबसे कम जो आपका है ऑस्ट्रेलिया का है। और बीच वाला भी नंबर मैंने आपको बता दिया, एक कॉन्टिनेंट का था। अब देख लेते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है, किस कंट्री में। मतलब पॉपुलेशन किस कंट्री में कितना परसेंट पॉपुलेशन, मान लीजिए 100% पॉपुलेशन हम लोगों ने मान लिया, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है? 100% है। तो उसमें किस कंट्री में कितनी पॉपुलेशन पाई जाती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा, सभी लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है? चाइना का है। तो 19.4% है, पहले नंबर पे चाइना हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे इंडिया, आप सभी लोग जानते हो कितना परसेंट है? 17.5। थर्ड नंबर पे आपका यूएसए है 4.5%। फोर्थ नंबर पे आपका इंडोनेशिया है 3.4%। 5 नंबर पे ब्राज़ील है 2.8%। 6 नंबर पे पाकिस्तान है 2.3%। 7 नंबर पे आपका बांग्लादेश है 7 नंबर पे 2.4%। नाइजीरिया है 2.3%। रशियन फेडरेशन है 1.2%। जापान है 1.9%। और अदर कंट्रीज जो है 41.2% में है। तो आपको क्या लर्न करना है स्टूडेंट? आपको कम से कम 5 की रैंकिंग याद होनी चाहिए, 5 की रैंकिंग जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे इंडोनेशिया, 5 पे ब्राज़ील। तो 5 आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चाइना में कितना परसेंट है? 9.4%। इंडिया में 17.5%। यूएसए में 4.5%। इंडोनेशिया में 3.4%। ब्राज़ील में 2.8%। इसको आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट जो दिया हुआ स्टूडेंट पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज कैसे निकालते हैं, पॉपुलेशन कैसे मानेंगे कि पॉपुलेशन चेंज हुआ है। तो इसको देख लेते हैं कौन कौन से, कैसे हम इसको चेंज करेंगे, पॉपुलेशन की बढ़ा है कि घटा है, इसको कैसे हम पता लगाएंगे। पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन बोलते हैं इसको। चलिए, population change means the change in the number of people residing in an area during a specific time। स्टूडेंट पॉपुलेशन चेंज अगर हमको निकालना हो तो हमें क्या करना चाहिए? पॉपुलेशन चेंज निकालने के लिए हमें पता करना चाहिए कि इस पार्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं। मान लीजिए हमने पता किया कि आप सपोज करो कि 2001 में जो है ना पॉपुलेशन यहाँ पे कितना था, इस एरिया में पॉपुलेशन था, मान लेते हैं 100 था। कितना था? 100। अब हमने 2011 में हमें देखना था कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा है कि घटा है, कि पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ है। तो हमने यहाँ पे 2011 देखा कि यहाँ पे 110 लोग हो गए। कितने लोग हो गए स्टूडेंट? 110। तो हम क्या कहेंगे कि पॉपुलेशन जो है चेंज हुआ है। पॉपुलेशन क्या हुआ है? चेंज हुआ है। कितने ईयर में स्टूडेंट? 10 ईयर में जो है ना पॉपुलेशन जो है उस पार्टिकुलर एरिया का कितना बढ़ गया है? 10। कितना बढ़ गया है? 10। मतलब वहाँ पे 10 क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश की जा रहा है कि पॉपुलेशन चेंज मीन्स द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल। मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल में कितना चेंजेज हुआ है, लोग कितना पहले थे और लोग आज कितना है, रिसाइडिंग इन एन एरिया
ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, एक निश्चित समय के अंदर, एक निश्चित एरिया के अंदर कितने लोग बढ़े हैं या कितने लोग कम हुए हैं, तो इसको बोलेंगे हम पॉपुलेशन चेंज। बढ़े होंगे, मान लीजिए यहाँ पे अभी हम आपको एग्जांपल बताए थे कि यहाँ पे 2011 में 100 लोग थे और 2011 में यहाँ पे 110 लोग हो गए। तो 10 लोग क्या हो गया, पॉपुलेशन में उनके नंबर में 10 लोग की वृद्धि हो गई। एक तो ये भी कंडीशन हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होता है स्टूडेंट, यहाँ पे 2001 में आपके मान लीजिए कि 100 लोग हैं और यहाँ पे 2011 में जो है ना पॉपुलेशन घट करके 90 हो गए, तो यहाँ पे कहेंगे कि पॉपुलेशन चेंज हुआ है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, कमी हुआ है। पॉपुलेशन चेंज आप समझ गए होंगे, किसी पार्टिकुलर एरिया में पार्टिकुलर समय में नंबर ऑफ द पीपल कितने इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ह्यूमन दिया हुआ है पॉपुलेशन इन बिलियन, 7 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन आज पहुँच चुकी है स्टूडेंट, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट वेरी फास्ट रेट। कह रहे स्टूडेंट जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है ना, वह बहुत ही तेज़ी से क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है। इन 1800 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वाज अराउंड 1 बिलियन। कह रहा है कि 1800 में जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था, 1 बिलियन था। मतलब 1800 18वीं शताब्दी तक आपका वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था 1 बिलियन था। दिस रीच्ड ओवर 7 बिलियन इन 2011, और 2011 आते आते स्टूडेंट लगभग ये 7 बिलियन से क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया। जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया है कि कैसे कैसे पॉपुलेशन जो है डबल हुआ है कितने सालों में, तो इन वीडियो को, फर्स्ट वाले वीडियो को भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना लेट अस अंडरस्टैंड अ फ्यू टर्म्स। कह कि इसको समझने के लिए आइए हम लोग कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और उसको देखते हैं कि कैसे चेंज होता है। यहाँ पे स्टूडेंट बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट ये सब दिया हुआ है, और इसी के कारण क्या होता है, पॉपुलेशन में चेंजेज होते हैं। ये फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन चेंज करने के। सबसे फर्स्ट है आपका बर्थ रेट। बर्थ रेट मीन जन्म। आप सभी लोग जानते हैं कितना जन्म हुआ। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर। स्टूडेंट कह रहा है कि बर्थ रेट आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो एक ईयर में, 1 ईयर में जितने स्टूडेंट जो है ना बच्चे जो जीवित जन्म लेते हैं, मान लीजिए कि 1 ईयर में आपके 5 बच्चे जो है जीवित जन्म लिए हैं ना, जीवित जन्म, तो हम बोलेंगे कि उसका बर्थ रेट कितना है, 500। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट, जो बच्चे होते हैं ना पैदा होते हैं समय मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं, तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट, मान लीजिए कोई बेबी बॉर्न हुआ और वो बेबी डेथ बॉर्न हुआ है, मतलब मरा हुआ बच्चा बॉर्न हुआ है ना, तो उसको हम लोग बर्थ रेट में काउंट नहीं करते हैं। केवल हम उसी बच्चे को काउंट करते हैं जो लाइव हो, मतलब जीवित हो। मतलब कि एक साल में जितने भी बेबी बॉर्न हुए स्टूडेंट, जितने भी जीवित बेबी, लाइव बेबी बॉर्न हुए, हम बोलेंगे कि उस कंट्री का, उस प्लेस का वो क्या है, बर्थ रेट है। मान लीजिए एक साल में 10 बच्चे अगर जीवित बच्चे जन्म हुए, तो हम बोलेंगे कि इसका बर्थ रेट कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। और कितने पे काउंट किया जाता है, 1000 पे। कितने पे काउंट किया जाता है इसको, 1000 पे। 1000 जो बच्चे बॉर्न होते हैं, मान लीजिए 1000 जो बच्चे बॉर्न हुए, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं पैदा होते ही, या मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। मान लीजिए 1000 में से 960 बच्चे क्या हुए, 1000 बच्चे पैदा हुए, सपोज करिए 1000 बच्चे बॉर्न हुए, लेकिन उसमें से 960 ही बच्चे क्या हुए, जीवित पैदा हुए, तो हम बोलेंगे उसका बर्थ रेट कितना है, 960 है। ठीक है। डेथ रेट मतलब मृत्यु दर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट को बर्थ रेट को जन्म दर बोलते हैं और डेथ रेट को मृत्यु दर बोलते हैं। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ्स फॉर 1000 पीपल इन अ ईयर। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर। एक साल में स्टूडेंट जितने लोग मर जाते हैं, मान लीजिए एक साल में 5 लोग मर गए, तो उस कंट्री का क्या हो जाएगा, 1000 पे काउंट किया जाएगा। काउंट कितने पे किया जाता है, 1000 पे। 1000 पे काउंट किया जाएगा, और उसमें मान लीजिए कि आपको 850 लोग मर गए, या मान लीजिए 10 लोग मर गए,
तो उसको हम बोलेंगे कि उस कंट्री का क्या है, ये डेथ रेट है, 1000 लोगों पे मरने वालों की संख्या। तो बर्थ रेट और डेथ रेट आपको समझ में आ गया हुआ। बर्थ रेट मीन जन्म दर, 1000 बच्चों पे मान लीजिए 1000 बच्चे जितना जन्म हुए, 1000 बच्चे जन्म लिए, लेकिन उसमें से मान लीजिए 960 बच्चे ही जीवित थे, 960 बच्चे ही जीवित थे, तो उस कंट्री का क्या हो जाएगा, बर्थ रेट 960 हो जाएगा। ठीक है, ये था बर्थ रेट, क्योंकि मरे हुए बच्चों को काउंट नहीं किया जाता है, जो बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं उसको काउंट नहीं किया जाता है। सेकेंड है डेथ रेट। तो डेथ रेट मतलब कैसे निकालेंगे, एक साल में मान लीजिए 1000 लोग थे और उसमें से 5 लोग क्या हो गए, मर गए। एक साल के अंदर 1000 लोगों में से 5 लोग क्या हो गए, मर गए, तो हम इसको बोलेंगे कि इसका डेथ रेट है, मतलब मृत्यु दर है। ठीक है, चलिए अब ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, इसी डेथ रेट और बर्थ रेट में क्या होता है, डिफरेंस जो होता है उसको हम ग्रोथ रेट बोलते हैं। ग्रोथ रेट को जी से दिखाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द डेथ रेट एंड बर्थ रेट इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ एनी पार्टिकुलर कंट्री। स्टूडेंट, किसी भी पार्टिकुलर कंट्री का या किसी भी कंट्री का ना जो बर्थ रेट होता है और ग्रोथ रेट होता है, उसमें जो बर्थ रेट जो होता है और डेथ रेट होता है, उसमें जो डिफरेंसेज होता है उसी को हम लोग ग्रोथ रेट बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि ये कंट्री का जो है बर्थ रेट जो है 960 है। कितना है स्टूडेंट, 960 जो है बर्थ रेट है। क्या है, बर्थ रेट। ठीक है, मतलब एक साल में 1000 में से 960 बच्चे क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, जीवित। अब इसी कंट्री का जो है एक साल में ही जो डेथ रेट है स्टूडेंट, मान लेते हैं कि 900 है। कितना है, 900। अब बताइए यहाँ पे तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, 900 बच्चे पैदा हुए, 960 बच्चे पैदा हुए और 900 बच्चे क्या हो गए, मर गए। तभी भी हम अगर कंपेरिजन करें तो 60 बच्चे क्या हो रहे हैं, अधिक पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो इसका क्या होगा, ग्रोथ होगा। मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पे जो लोगों की संख्या होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे इस फार्मूले से इसको समझाया गया है। ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाएगा, बर्थ रेट में से डेथ रेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बर्थ रेट मान लीजिए यहाँ पे 9, अब फिर इसको समझा देते हैं। 960 है बर्थ रेट और डेथ रेट है आपका मान लीजिए 900। तो अगर इसको माइनस करोगे तो 60 तो प्लस में आएगा ना स्टूडेंट, तो हम कहेंगे कि इस कंट्री का जो पॉपुलेशन है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ग्रोथ रेट हमें मालूम चल जाएगा। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं कि क्या होता है, मतलब इसको जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। मतलब एक जो बच्चा जो है जन्म लेता है तो उसका औसत आयु कितना है, वो कितने समय तक जीवित रह सकता है, तो हम उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि नॉर्मल आदमी जो है 100 वर्ष जीता है, लेकिन आज धीरे धीरे उसकी जो एक्सपेक्टेंसी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो कितना है उसको देखते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। मतलब ये बेटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऐसा एक यूनिट है जिससे ये मापा जाता है कि कोई भी बच्चा जो है, कोई भी जो नॉर्मल आदमी होता है पर एवरेज, वो कितना समय तक जीवित रह सकता है। मतलब कोई भी जो आदमी है वह नॉर्मल या एवरेज कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है, तो उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे इंडिया का इस समय लगभग 70 वर्ष है, 70 ईयर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 70 वर्ष है, 70 ईयर्स है। मतलब ये माना जाता है कि जो नॉर्मल आदमी जो है वह एवरेज कितना वर्ष जी सकता है इंडिया में, 70 ईयर्स जी सकता है। अब इसमें कोई 10 साल ज़्यादा जिएगा, कोई 10 साल कम जिएगा, लेकिन ये नॉर्मल निकाला गया है तो 70 ईयर्स के आसपास है। माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, इसको देखते हैं। माइग्रेशन में होता है स्टूडेंट प्रवास। क्या होता है, प्रवास। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग क्या होते हैं, जाते हैं, या जब कोई दूसरे स्थान से लोग मान लीजिए कि यहाँ से कोई यहाँ पर आए तभी वहाँ पे माइग्रेशन होगा। मतलब दोनों इसको लेते हैं माइग्रेशन। मान लीजिए कोई 2 कंट्रीज है, ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई यहाँ पे जाता है तभी हम बोलेंगे माइग्रेशन किया है, और कोई यहाँ से यहाँ पे आता है तो इसको भी बोलेंगे हम लोग माइग्रेशन किया है। इसको प्रवास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवास। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब लोग जाते हैं स्टूडेंट, सिंपल समझो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब लोग जाते हैं तो इसको प्रवास के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। माइग्रेशन
इट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर द पर्पज ऑफ सेटलमेंट। स्टूडेंट ये क्या है कि जब कोई आदमी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे सेटलमेंट के लिए या बसने के लिए जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। मान लीजिए इंडिया का कोई पर्सन है, ये पर्सन है इंडिया का, और ये जा कर के ब्रिटेन में क्या हो गया, बस गया, तो हम बोलेंगे जो ये वो जो पर्सन है ना, वो जा कर के इंडिया में क्या हो गया, इंडिया से माइग्रेट कर गया। क्या कर गया स्टूडेंट, माइग्रेट कर गया, और इंडिया से जाकर कहाँ बस गया, ब्रिटेन में बस गया। वो कोई भी रीजन हो सकता है, या तो सेटलमेंट के लिए भी जा सकता है, या तो जॉब के लिए भी जा सकता है, या तो और भी बहुत सारे चांसेज होते हैं जिसके लिए वो क्या कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। दिस इज ऑफ टू टाइप्स। स्टूडेंट ये टू टाइप्स का होता है। माइग्रेशन कितने टाइप्स का होता है स्टूडेंट, टू टाइप्स का होता है। इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। एक होता है स्टूडेंट देख लीजिए बहुत ही कम डिफरेंसेज है। एक इमिग्रेशन होता है, आई से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एक होता है इमिग्रेशन जो एमिग्रेशन जो आपका ई से स्टार्ट होता है। इमिग्रेशन ई से स्टार्ट होगा और इमिग्रेशन जो है आपका आई से स्टार्ट होता है। इसको देख लीजिएगा। तो माइग्रेशन मीन सिंपल समझिए, पहले समझिए माइग्रेशन। ये मान लीजिए दो कंट्रीज है स्टूडेंट, ये कंट्रीज है आपका इंडिया और ये आपका कंट्री है ब्रिटेन। तो एक जो पर्सन है ए, उसने इंडिया से कहाँ गया, ब्रिटेन गया, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वह ब्रिटेन से कहाँ आया, इंडिया में आया। तो हम बोलेंगे कि ए भी माइग्रेशन किया है, वो इंडिया से ब्रिटेन गया है, और बी भी जो है ना माइग्रेशन किया है, वो ब्रिटेन से कहाँ आया, इंडिया में आया। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग शिफ्ट होने के लिए, जॉब के लिए जाते हैं तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं सिंपल टर्म्स में। और माइग्रेशन जो है स्टूडेंट टू टाइप्स का होता है। माइग्रेशन कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का। एक होता है इमिग्रेशन, क्या होता है, इमिग्रेशन, और एक होता है एमिग्रेशन, एमी, और ये होता है ईमी, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से लर्न कर लीजिएगा और स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा। देखिए अब इमिग्रेशन और एमिग्रेशन क्या होता है। इमिग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड इनटू एनी डिफाइंड एरिया और कंट्री। करेक्ट स्टूडेंट, इमिग्रेशन जो होता है इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड इनटू एनी डिफाइंड एरिया और कंट्री। मान लीजिए कंट्री ए है स्टूडेंट, इंडिया है और ये ब्रिटेन है, सिंपल समझते हैं। तो कोई जो हम लोग इंडिया वाले हैं ना, तो मान लीजिए इंडिया में कोई व्यक्ति जो है बाहर से आता है, मान लीजिए इंडिया में हम भी इंडिया वाले हैं और आप भी इंडिया वाले हो। तो यहाँ मान लीजिए ब्रिटेन से जो है कोई व्यक्ति जो है, ब्रिटेन से कोई व्यक्ति जो है इंडिया में आता है, तो हम बोलेंगे जो ये ब्रिटेन वाला व्यक्ति जो है ना क्या किया है इसने, नहीं ब्रिट तो इसको हम इजी तरीके से समझते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए ये आपका ब्रिटेन है और ये आपका इंडिया है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए कि ब्रिटेन से कहाँ गया, इंडिया में गया। तो इंडिया के लिए क्या होगा, इंडिया के लिए ये क्या हुआ कि इंडिया में कोई आया है, इंडिया में क्या हुआ है, कोई आया है, तो इसको बोलेंगे इमिग्रेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इमिग्रेशन। इंडिया के लिए ये इमिग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिया के लिए इमिग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि बाहर से कोई व्यक्ति क्या हुआ है, आया है। और यही ब्रिटेन के लिए क्या हो जाएगा, एमिग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन से कोई व्यक्ति गया है। एक दूसरे का उल्टा होता है, एक कंट्री के लिए इमिग्रेशन होगा तो दूसरे कंट्री के लिए एमिग्रेशन हो जाएगा, और दूसरे कंट्री के लिए अगर एमिग्रेशन होगा तो एक कंट्री के लिए इमिग्रेशन हो जाएगा। वेयर एज एमिग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, एमिग्रेशन होता है। मतलब एमिग्रेशन में क्या होता है कि लोग जो है ना यहाँ से बाहर जाएंगे। मान लीजिए इंडिया वाले हैं, तो जब इंडिया वाले यहाँ से बाहर जाएंगे तो हम बोलेंगे कि लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, एमिग्रेशन कर रहे हैं, एमिग्रेशन। लोग जब इंडिया से बाहर जाएंगे तो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, एमिग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमिग्रेशन। और लोग बाहर के लोग अगर इंडिया में आएंगे, बाहर के लोग अगर इंडिया में आते हैं स्टूडेंट, तो हम कहेंगे कि इंडिया के लिए क्या हो रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इमिग्रेशन। इसको समझ गए होंगे। पॉपुलेशन चेंज टेक प्लेस बाय चेंजेज कॉज्ड बिटवीन बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। स्टूडेंट पॉपुलेशन चेंज जो होता है ना, ये 3 फैक्टर्स के कारण होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन चेंज जो कितने फैक्टर्स के कारण होते हैं, 3 फैक्टर्स से। एक तो आपका बर्थ रेट, सेकेंड आपका डेथ रेट और थर्ड आपका माइग्रेशन। इन 3 कारण से ही किसी भी पॉपुलेशन में क्या होते हैं, चेंजेज
आते हैं। पॉपुलेशन चेंजेस इन्हीं 3 कारण से या इन्हीं 3 फैक्टर से आपको देखने को मिलता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पॉपुलेशन चेंज कितने कारण से होते हैं, तो आप बताओगे कि इसके लिए 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। एक आपका बर्थ रेट, सेकेंड आपका डेथ रेट, और आपका यहाँ पे थर्ड आपका माइग्रेशन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और बता दें स्टूडेंट, अगर लोग पूछें कि नेचुरल पॉपुलेशन चेंज निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो नेचुरल पॉपुलेशन चेंज में केवल 2 ही फैक्टर्स लिए जाते हैं। कौन कौन? बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट जब आपको नेचुरल चेंजेस निकालना होगा तब, और ओवरऑल चेंजेस आपको निकालना होगा तो इसमें माइग्रेशन को भी ऐड कर लेते हैं कि कितने लोग यहाँ पे आए हैं और कितने लोग यहाँ से गए हैं। द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन बी कैलकुलेटेड बाई सबट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ डेथ्स प्लस एमिग्रेंट्स फ्रॉम द नंबर ऑफ बर्थ्स प्लस इमिग्रेंट्स। ये फार्मूला है निकालने का, ये निकालते हैं इसको। चेंजेज अगर निकालना हो पॉपुलेशन चेंजेज तो क्या करेंगे स्टूडेंट? सबट्रैक्टिंग द डेथ्स, सबसे पहले तो हम जितना लोग मरे हैं वहाँ पे उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, और प्लस कर देंगे किसको? एमिग्रेंट्स, मतलब जो बाहर से लोग वहाँ पर आए हों, बाहर से जो लोग वहाँ पर आए हों तो उसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे फ्रॉम द नंबर ऑफ बर्थ रेट को, और प्लस इमिग्रेंट्स जो यहाँ से गए हैं लोग उनको भी क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? पॉपुलेशन चेंज को समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कंपैरिजन ऑफ एवरेज लाइफ स्पेन इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज का दिया हुआ है, और अलग अलग मेल का फीमेल का भी दिया हुआ है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पोजीशन दिया हुआ है, कंट्री दिया हुआ है, ओवरऑल जब दिया हुआ है। हम यहाँ पे आपको इंडिया देखते हैं, इंडिया का दिया होता है तो हम आपको बता देते हैं। इंडिया का देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडिया में 64.7 है, जिसमें से मेल का आपका कितना है? 63.2 नहीं, मेल का है, फीमेल का, हाँ मेल्स का जो है आपका स्टूडेंट जो है मेल्स का आपका 63.2% है, और फीमेल का आपका जो है 66.4 है। मेल देखिए फीमेल का ज़्यादा है, फीमेल का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है? ज़्यादा है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से रीजन्स है माइग्रेशंस के, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जो लोग हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।